हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है ड्रीम 11 की। तो फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अपना कोर बिजनेस जो कि रियल मनी गेमिंग वाला था उसको बंद कर रहे हैं। अब वो पिवट कर सकते हैं फैन कोड जैसी चीज के अंदर या फिर क्लिक बस जैसी चीज के अंदर। वो एमपीएल वाली स्ट्रेटेजी भी सोच रहे हैं जहां पर वो ओवरसीज मार्केट के अंदर काम कर पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर रियल मनी गेमिंग बंद हो गई है कंप्लीटली। ये बिल पास हो चुका है। क्यों किया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है दिस इज सट्टा और सट्टा लीगल नहीं हो सकता। पर अभी इस चीज को 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से जुगाड़ निकलने शुरू हो गए मार्केट के अंदर। ये बात आपको कोई भी मीडिया आउटलेट नहीं बताएगा, क्योंकि शायद उनको पता नहीं होता, शायद उनमें हिम्मत नहीं होती। कहानी ये है भाई, अब क्रिप्टो के थ्रू ये सारा का सारा काम होगा। जितना भी ये बैटिंग शैटिंग वाला काम है सब क्रिप्टो की डायरेक्शन में घूमने वाला है। यूएसडीटी के अंदर ये सारा काम होता हुआ दिखाई देगा। तो सामने से चीजें बंद हो जाएगी, पर्दे के पीछे चलेगी, तो इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि सटोरी तो सटोरी ही रहेगी। हाँ, ये है जो मास एडॉप्शन हुई थी इन सारी एप्स के चक्कर में, जो लोग थोड़े थोड़े पैसे 100 लगा के करोड़ों रुपए कमाने के सपने देखते थे, वो अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए पूरा पूरा क्रिप्टो गेम थोड़ा एक नया ही गेम हो जाएगा। बाकी इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो उन्होंने 2020 से 2024 के अंदर $1 बिलियन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट किया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। कल भी मैं इसी न्यूज के बारे में बात कर रहा था, जहां पर अगर इतना पैसा आ रहा था, इतनी मार्केटिंग हो रही थी, तो इस बिल को पहले क्यों नहीं निकाला गया? गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में ही क्यों निकाला? अगर गवर्नमेंट का प्लान था इस चीज को बंद करने का, तो रेगुलेशंस पहले क्यों नहीं लाए गए? गवर्नमेंट ने पहले 28% जीएसटी लेके आए ताकि इस चीज को रोका जा सके। पर जब गवर्नमेंट को दिखाई दिया ये नहीं रुक रहा, तो एक सिग्नल देना चाहिए था ना। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इंस्टेंटली इसको बंद ना किया जाता, थोड़ा टाइम दिया जाता, बॉडी से बात करी जाती, तो क्या पता इसके रास्ते और भी निकल सकते थे। क्या पता कंपनीज धीरे धीरे करके पिवट कर लेती इंटरनेशनल मार्केट में। उनको कहते हैं भाई इंडिया में काम नहीं हो सकता, आप पिवट करो, जिससे इन्वेस्टर का पैसा नहीं डूबता। क्योंकि भाई ये इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, ये बड़े बड़े वीसीज है और ये 10 चीजें देख के इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट के अंदर जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट का कुछ लगता है तो वो बंद कर देंगे, तो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इससे। मैं नाम नहीं लेता एक कंट्री का। एक कंट्री ने पता क्या किया? उनकी एक गवर्नमेंट आई, आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर किसकी बात कर रहा हूँ। उनकी एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा भाई आओ आओ फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, तुम्हारे लिए ये रिलैक्सेशन वो रिलैक्सेशन वो रिलैक्सेशन। तो सबने आए, पूरी दुनिया के सारी बड़ी कंपनीज चलेगी, सबने फैक्ट्रियां लगाई, सबने सोचा कि भाई यहाँ पे काम करेंगे। अब जब सरकार बदलती है, वो कहती है भाई जो पुराना था ना वो सब चले गए, अब वो सब रूल खत्म है, भागो यहाँ से तुम। उनकी फैक्ट्री में हथियाली, सब कुछ हथियाले और वहां पर काम करते हैं। आज वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती और उनकी इकोनॉमी ठीक है, बट इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो भाई ये चीज ना हो जाए इंडिया के साथ में, जिसका मुझे डर है। ऑल्दो अभी ये इंडस्ट्री थोड़ी छोटी है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ सकता है। ये एक जस्ट अ बिगिनिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। इससे पहले आपने वॉलेट वाली कंपनीज को बढ़ने दिया था, पेटीएम वगैरह को। उसके बाद आपने यूपीआई इंट्रोड्यूस किया और कहीं ना कहीं एकदम वॉलेट वाले बिजनेस को ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपने कहा ये वॉलेट में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा था ई कॉमर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लाते हुए दिखाई दी गवर्नमेंट ने कि भाई हम ओएनडीसी लाएंगे, हम ये कर देंगे। ओएनडीसी चला नहीं, बट कहीं ना कहीं रोकने की तो कोशिश फिर भी करी गई थी। अगर हम अमेजोन की बात करके चले तो करोड़ों रुपए उन्होंने इंडिया के अंदर मार्केट बनाने के लिए स्टैब्लिश किया है। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सोशलाइट वाली बातें नहीं कर रहा, मैं कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाली बात कर रहा हूँ। तो अमेजोन आज भी लॉस कर रहा है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वो मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। वो यूएस से पैसा लाता है, इंडिया के अंदर ड्रेन करता है और इंडिया की मार्केट को ग्रो करने के लिए काम कर रहा है। ये जो लॉस है, ये लॉस कहाँ है, कैसे हो रहा है? ये लॉस इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर ही आ रहा है। किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि अमेजोन यूएस लुटा रहा है इसके ऊपर। बट सीसीआई हमेशा इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब लूपहोल्स तो हर जगह पे है ही ना। अब जैसे सुनने में आ रहा था अमेजोन इंडिया के अंदर अपने आप को अलग से रजिस्टर करने के मूड में। अगर उन्होंने इंडिया के अंदर आईपीओ निकाल दिया, फिर क्या करोगे? फिर तो लीगलाइज हो जाएगा पूरा पूरा गेम। जो एफडीआई नॉर्म्स के चक्कर में अमेजोन एक्सेल नहीं कर पा रहा, वो कर देगा। फिर क्या होगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री का? तो मेरे हिसाब से ये ना हो, ऑलरेडी फंडिंग विंटर चल रही है, उसके चक्कर में थोड़ा सेंटीमेंट खराब हो जाए। ऑल्दो इंडिया के सेंटीमेंट्स अभी थोड़े ठीक ही चल रहे हैं। हमारा यूएस से पंगा चल रहा है, बट हमारे चाइना से रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, रशिया से इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि ओवरऑल अच्छा है। बट ये इन्वेस्टर ना भाग जाए भाई, ये एक सवाल है।
बाकी रियल मनी गेमिंग के अंदर नज़ार टेक्नोलॉजीज के जो नीतीश जी है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब हमको अपनी 800 करोड़ की पोकरबाजी की इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बंद ही हो गया ना, अब करे क्या। अब पोकरबाजी का एक ये है कि वो पोकरबाजी पिवट करके अगेन इंटरनेशनल मार्केट में चली जाए, ये कर ले, पर वहां पर ब्रांडिंग सब कुछ दोबारा से करनी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं शायद ये पोकरबाजी नहीं करेंगे, बट बहुत ज्यादा रूट्स बनेंगे जहां पर आप देखना क्रिप्टो के थ्रू काम होगा। और जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर है ना, उन लोगों को शायद अभी सुनने में आ ही गया होगा कि भाई अब क्रिप्टो से सारा का सारा काम चल रहा है। बाकी नजारा के शेयर प्राइसेस 23% घटे हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, और इसका रीजन क्या है, 805 करोड़ रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो जीरो हो गए, मतलब भूल जाओ उसको, क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई। अब वो कंपनी काम भी नहीं कर सकती। वीडियो में आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, ना ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी भाई अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ चीजें क्लियर करी है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। सबसे पहली चीज, गेमर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला इस गेमिंग बिल से जो निकाला गया है। इनफैक्ट गेमर्स को लीगलाइज किया गया, एक फ्रेमवर्क के अंदर डाला गया है। जितने भी ऑपरेटर्स है, प्रमोटर्स है, एडवर्टाइजर्स है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है जो कि रियल मनी गेमिंग से इन्वॉल्व है। सभी के साथ नहीं हो रहा है, तो कोई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नहीं रोका जा रहा। इनफैक्ट जो ई स्पोर्ट्स होता है उसको तो लीगलाइज किया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि कोई भी भाई ऑनलाइन वीडियो गेम खेलता है और उसको लाइव स्ट्रीम करता है या उससे पैसा कमाता है, तो उसको लीगलाइज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं है कि भाई कोई सट्टा नहीं खेल सकता, चल भाई तू और मैं टेकन 3 खेलते हैं, जो जीतेगा वो इतने रुपए ले जाएगा, ये वाला सट्टा घर में चलेगा, दुकानों पे बेसिक चलेगा, बट इसको प्रॉपर स्केल पे नहीं किया जा सकता, मतलब ये बिजनेस नहीं बन सकता। ऑल्दो शर्त लगाना भी एक तरह से देखा जाए तो बाय लॉ इलीगल ही है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ये भी कह रही है अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे 0 जीएसटी ला सकते हैं, ये प्रपोजल डाला गया है। पहले 5% की बात चल रही थी, क्योंकि भाई बहुत क्रिटिसिज्म आया था, मैंने भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि 18% जीएसटी लगता है, ये है वो है, उसको घटा के 5% पे लाओ, और गवर्नमेंट 5% पे ला रही थी। अब तो भाई और ही चमत्कार कर दिया, कह रहे 0% कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 0% का मतलब है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनको नुकसान होगा। उनको नुकसान कैसे होगा समझाता हूँ। आपने 100 रुपए का इंश्योरेंस लिया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, तो वो 118 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास में आ गया। अब मान लो उन्होंने 50 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम दे दिया किसी को, मतलब सिंपल सी बात, जरूरी नहीं है ना कि आपका आएगा, वो सारा कलेक्शन एक जगह पे होता है, उसके बाद क्लेम होता है वो कहीं और जाता है। तो मान लो 50 रुपए का कहीं पे क्लेम चला गया, अब 50 रुपए का अगर वहां पे क्लेम गया तो उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगा है, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल के ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, 18% जीएसटी जो अभी लगा है और जो बाद में लगा है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेती है, जिसको हम आईटीसी कहते हैं, मतलब आपने क्रेडिट ले लिया, तो एक तरह से आपके 9 रुपए यहाँ पे क्लियर बच गए। अब अगर 0% कर दिया जाएगा तो ये 9 रुपए बचेगी नहीं, 9 रुपए उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, मतलब मार्जिन कम हो सकते हैं एक चीज, या फिर जो कमीशन दी जाती है वो कम हो सकती है, या फिर इनडायरेक्टली ये जो मार्जिन कम होता हुआ दिखाई देगा ये कस्टमर पे ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि भाई ये 0% पे मत जाओ, 5% शायद एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 5% पे शोर नहीं बचा था, 0% पे अब शोर मचना शुरू हो गया। प्लस क्योंकि अब लोगों को डर भी लगने लग गया ना कि भाई एक दिन पहले तो बात करते हैं, अगले दिन बिल पास कर देते हैं। अभी खबर निकल के आई थी कि भाई ई स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ करेंगे, ई गेमिंग के ऊपर कुछ करेंगे, बंदी कर दिया सीधा। तो ये ना हो कि भाई 1-2 दिन के अंदर हमको खबर सुनने में आ रही है कि इंश्योरेंस के ऊपर भी भाई जीएसटी खत्म कर दिया। बाकी कर्नाटका की बात करके चले तो रैपिडो उबर ने अपनी बाइक टैक्सी को रिज्यूम कर दिया 2 महीने के बाद में। वहां के हाई कोर्ट ने बैंक को चैलेंज किया है, उन्होंने बोला है भाई बाकी जगहों पे तो चल रहा है, तुमको क्या दिक्कत है यहाँ पे। इनफैक्ट बेंगलुरु में ट्रैफिक बढ़ गया था, कहा गया कि जब से बैन हुआ ना 18% ट्रैफिक कंजेशन में राइज देखने को मिला था पहले हफ्ते के अंदर, जैसे ये बैन किया गया था, क्योंकि लोग ऑटो रिक्शा में मूव हो गए थे। प्लस अभी हमने रिसेंटली बात करी थी, कंपनीज ने और भी ऑल्टरनेटिव्स निकालने शुरू कर दिए थे जहां पे वो राइड शेयरिंग वाला सिस्टम लेके आ रहे थे। बाकी सेबी वालों ने वेदांता वालों को वार्निंग दी है डी मर्जर के रिगार्डिंग। इससे पहले भाई वेदांता के ऊपर एक रिपोर्ट भी सबमिट करी थी एक शॉर्ट सेलर ने, और उसके अंदर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे। कहीं ना कहीं सेबी भी उस बात को मान रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं आपको रिपोर्ट का लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हमने इसका एक लैंडिंग पेज बना रखा है जहाँ पे सब समझा रखा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आपने अपने खर्चे ढंग से नहीं बताए हैं, आपने अपने रेवेन्यूज को बढ़ा के दिखाया है, आपने अपनी रिकवरी वगैरह चीजों को ढंग से नहीं बताया है, और आप डिवाइड कर रहे हो अपने पूरे बिजनेस को। बेसिकली वेदांता वाले ये चाहते हैं कि अपने बिजनेस के एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर और मेटल को अलग अलग कर दिया जाए। अब अगर 4 कंपनीज अलग अलग हो जाएगी तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। वैल्यू अलग का मतलब क्या होता है कि उसकी अलग अलग वैल्यू बन जाएगी, अलग अलग जगह से पैसा रेज किया जा सकेगा, जिससे कहीं
ना कहीं कहा जाता है कि मार्केट कैप ओवरऑल बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, अब वो कंपनी के 5 टुकड़े हो जाते हैं 20 रुपए के ईच, तो 20 रुपए का 10% बढ़ाना इज इजी, 100 रुपए का 10% बढ़ाना इज मुश्किल। कहानी ये होती है, 20 रुपए का 10% 2 रुपए ही हुआ, 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो 2 रुपए बढ़ा के आप मार्केट वैल्यू को ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर सकते हो, ये लॉजिक होता है। और इसके अलावा एक और चीज होती है कि भाई अगर आपका कोई बिजनेस है जो ढंग से नहीं चल रहा, तो वो बंद भी कर सकते हो आप, और दूसरे बिजनेस जो चल रहे हैं उसके ऊपर डबल डाउन कर सकते हो। अब आपके बिजनेस अलग होने की वजह से आपकी एनर्जी भी अलग अलग प्रॉपर तरीके से बढ़ती है। पहले आपका एक वो डिवीजन होता है, आज वो एक अलग ही कंपनी होती है। बाकी अकासा एयर की बात करके चले तो 1200 करोड़ रुपए उन्होंने फंडिंग राउंड के अंदर रेस किया है। इनका प्लान है 2030 तक टॉप 30 एयरलाइन की कैटेगरी में आने का पूरी दुनिया के अंदर, जहां पे अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाएगा, सेफ्टी में पैसा खर्च किया जाएगा, रिलायबिलिटी के ऊपर खर्च किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च किया जाएगा। मैंने अकासा एयर में एक ही बार ट्रेवल किया है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी अकासा एयर वाले 23 डोमेस्टिक और 6 इंटरनेशनल सिटीज को ही कवर करते हैं, और इनका कहना है 2 करोड़ पैसेंजर्स को ही घुमा चुके हैं। बाकी एयर इंडिया की बात करके चले तो 9568 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। और यहाँ पे बड़ी चीज बताता हूँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि पहले प्रॉफिटेबल था, अभी उन्होंने 5678 करोड़ से ज्यादा का लॉस रिपोर्ट किया है। दूसरी साइड पे अगर इंडिगो की बात करके चले तो प्री टैक्स प्रॉफिट इनका 7587 करोड़ पे है। अकासा एयर हो गया, स्पाइस जेट हो गया, सबके सब लॉसेस कर रहे हैं। नंबर्स कम है देखा जाए तो, स्पाइस जेट ने 58 करोड़ के आसपास का किया है, अकासा एयर ने 2000 करोड़ के आसपास का किया है। पर कहीं ना कहीं एयर इंडिया का जो मर्जर हुआ था, सोचा गया था कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा कुछ भी तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कंपनी ने तो कहा था स्टार्टिंग के अंदर दिक्कत आएगी, उसके बाद हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स दिखाई दिए हैं, जो सिक्योरिटी लैब्स दिखाई दिए, उसकी वजह से एयर इंडिया की रेपुटेशन तो खराब हुई है। बाकी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बिजनेस वीजाज भी बहुत प्यार से दे दिए जाएंगे चाइनीज प्रोफेशनल्स को। दिस मींस अब चाइना वाले इंडिया में ढंग से एक्सपेंशन करने वाले। पिछले कुछ टाइम से सबने रोक दिया था धीरे धीरे करके। हमने देखा कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर भी थे चाइना वाले, वो इंडियन स्टार्टअप से बेच के निकल रहे थे, बट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से चीजें सही होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या होगा इंडियन मार्केट का अगर BYD जैसी कंपनीज इंडिया में आ जाती है और पूरी फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप कर पाती है। तो पहले ही ईवी वाली गेम मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक हो रखी है। यहाँ पे टाटा, महिंद्रा सबके सब आपस में लड़ने के ऊपर लगे हुए हैं। अब BYD आगे क्या करेगा इनका हाल, क्या दोनों कंपनी साथ में मिलके लड़ेगी या फिर हार जाएगी, ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी सेंसेक्स भाई फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मार्केट इंडेक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया था, फ्लैटर ही आप कह सकते हो, बट ठीक है। पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि भाई बढ़ना हो या घटना हो, बट चल रहा है ऐसा। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।